विपक्षी नेता अलग अलग मामलों में ईडी और सीबीआई की जांच का सामना करते हुए बीजेपी में शामिल हो गए या बीजेपी के साथ चले गए, गठबंधन कर लिया बीजेपी से, उन नेताओं ने चुनावों में काफी खराब प्रदर्शन किया। उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद दिल्ली और पंजाब में इस पार्टी को पिछली बार की तुलना में ज्यादा वोट मिले। लोकसभा चुनाव में पंजाब में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर पिछली बार के मुकाबले 18.52% ज्यादा रहा, जबकि दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, वहां उसे पिछली बार से लगभग 6% वोट ज्यादा मिले। यानी दोनों जगह आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ, बावजूद इसके कि उसके बड़े बड़े नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाल दिया गया था। इसी तरह झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बावजूद उनकी पार्टी को यानी जेएमएम को इस बार के लोकसभा चुनाव में पिछली बार से लगभग 3% ज्यादा वोट मिले और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 में से 3 सीटों पर चुनाव जीत लिया, जबकि पिछली बार उसने सिर्फ 1 सीट पर चुनाव जीता था। यानी जेएमएम को भी फायदा हुआ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद, और आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस जो था वो भी बढ़िया रहा उनके तमाम नेताओं की गिरफ्तारी के बाद। तो ये पार्टियां ना तो टूटी ना कमजोर हुई। इसी तरह संजय राउत और अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बावजूद उनकी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन किया। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने अपनी असली पार्टी को खोने के बाद भी अपने असली नाम को खो दिया, चुनाव चिन्ह को खो दिया। उसके बाद भी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से इन्होंने ज्यादा सीटें जीती। यानी आंकड़े बताते हैं कि जो विपक्षी नेता जेल गए उन्होंने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, और जो विपक्षी नेता बीजेपी में गए उन्होंने खराब प्रदर्शन किया। जैसे अजीत पवार की एनसीपी ने 4 में से सिर्फ 1 लोकसभा सीट पर चुनाव जीता। वो अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को भी चुनाव नहीं जिता पाए। अजीत पवार के साथ छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता भी बीजेपी के साथ आ गए, लेकिन एनडीए को चुनाव में इसका कोई फायदा नहीं हुआ। बीजेपी को चुनाव में इसका कोई फायदा नहीं हुआ। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। मोदी जी जब आए थे तभी 2014 में बोले थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। सब जितना भी घोटालेबाज हैं जिन्होंने काला पैसा जमा विदेशों में जमा कर रखा है, वो सब काला पैसा लाऊंगा, सबके अकाउंट में 15-15 लाख यूं ही आ जाएंगे और इनको सबको जेल में भेज दूंगा। तब से मोदी जी की मुहिम चालू हो गई और उसके बाद में आपने देखा कि मोदी जी की ईडी, सीबीआई, आईटी ये जबरदस्त तरीके से रेड मारती थी नेताओं पर भी और ये जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े उनके ऊपर। लेकिन 2 तरह की चीजें मोदी जी करते हैं। एक तरफ तो जैसे कि मुंबई एयरपोर्ट का मामला आ गया 2016 में, तो एक जीवीके करके कंपनी थी, वो उसको ऑपरेट करती थी, उसको ठेका मिला हुआ था और मुंबई एयरपोर्ट पूरा का पूरा वही उन्होंने बनाया और उसके बाद में मैनेज कर। तो अचानक उनके पास में सीबीआई पहुंच गई, ईडी पहुंच गई और रातों रात जो मुंबई एयरपोर्ट है वो अडानी के हाथ में चला गया। उसी तरीके से और भी जितना पोर्ट और ये जो बड़े बड़े संस्थान थे, इवन जैसे कि वो सीमेंट कंपनी जो थी अंबुजा सीमेंट, तो वहां पर ऐसे ही हुआ कि ईडी या सीबीआई पहुंची और रातों रात दूसरे दिन अडानी के नाम पे चला गया। तो ऐसे मामले जो देख रहे हैं आपको बहुत सारे पूरे देश में ऐसे 50-60 केस हैं जिसमें रेड हुई और उसके बाद भी अडानी के हाथ में वो सौंप दिया गया। तो ये आप देख रहे हैं कि अडानी को मोदी किस तरीके से फायदा पहुंचाते हैं। अभी जो हाल फिलहाल में जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया तो उसमें बताया कि अडानी ने शेयर में घोटाले किया है, अपने ही शेयर कि उसके जो शेयर थे 900 रुपए के शेयर, और उसने अपने ही खुद ही जो अपना पैसा यहाँ से जैसे कि मॉरिशस भेजता था, दुबई भेजता था या कैरिबियन आइलैंड भेजता था, बरमुडा और वहां पे बहामा, और वहां से पैसा घूम के शेयर कंपनी से आता था और
अडानी के ही शेयर में लगता है। तो शेयर के दाम ऐसे उछलते चले गए, तो 900 का शेयर जो है 4,500 तक पहुंच गया और अडानी दुनिया का सबसे रईस बन गया, दूसरे नंबर का। तो अडानी जो है रातों रात इतना तरक्की कर गया। ऊपर से आप ये भी देखते हैं कि जो कर्जा माफ किया मोदी जी ने, कम से कम 16 लाख करोड़ रुपया पिछले 9 साल में कर्जा माफ किया। दूसरी तरफ अगर देखिए ये कितना बड़ा अमाउंट होता है कि जो कर्जा माफ किया था कांग्रेस ने किसानों का, वो 76,000 करोड़ था। तो उससे तो कई गुना ज्यादा ये अडानी का ही कर्जा माफ कर दिया। अब मोदी जी जो है वो किसानों का कर्जा छोटा से छोटा भी माफ नहीं करते हैं, कई बार मुद्दा उठा किसानों का कर्जा माफ कर देगा। तो मोदी जी बोलते थे मेरे पास में पैसे नहीं, लेकिन अडानी के कर्जा माफ करने के लिए पैसे। अब ये जो कर्जा माफ हुआ तो उसमें जो ये तो सरकारी कंपनियों से, सरकारी बैंकों से दिया हुआ कर्जा था, स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ऐसे बड़े बड़े बैंक। तो ये सब जो बैंक है तो उनको डूबत खाते में आ गए। अब इतना बड़ा बड़ा अमाउंट कोई बड़े बड़े बैंक के भी से भी नहीं समझ सकता है। तो मोदी जी ने क्या किया कि जो घाटे में आ गए बैंक, तो उनको उठा के जो बैंक से कर्जा नहीं दिलाया था वो फायदे में थे, उनके साथ में जोड़ दिया और उसके आगे दिखा दिया कि कर्जा सब खत्म, जादू हो गया। तो हमारे देश में करीब जो नेशनल सरकारी बैंक थे करीब 30 के आसपास थे, अब आप देखेंगे कि मुश्किल से 5-6 बैंक बच गए। तो ये मोदी जी का सब कमाल आपको दिखता है, जो कर्जा माफी कैसे कराते हैं। तो अडानी को जो है हर तरह से फायदा। अभी फिर मालूम चला कि जो एक तो ईडी सीबीआई आईटी जो होती है वो नजर रखती है कि कोई घोटाले कर रहा है बिजनेस में, है ना, तो वहां पर रेट करने पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कंट्रोल बोर्ड जो शेयर मार्केट है उस पर नजर रखता है। तो उसमें भी मोदी जी ने अपने आदमी को बैठा दिया था, माधवीपुरी बुच। तो मालूम चल रहा है कि माधवीपुरी बुच खुद ही अडानी की कंपनी में पैसा लगा रही थी। उसके बाद मालूम चल रहा है कि वो माधवी जी जो है वो चीन में के शेयर में पैसा लगा रही है। उसके बाद में जो जो कंपनियां गड़बड़ कर रही थी शेयर मार्केट में उनसे कमीशन खा रही थी, जैसे आईसीआईसीआई बैंक से हर साल माधवी जी को करीब 1.5-2 करोड़ रुपए मिले हैं। किस चीज के लिए? तो वो सब जो है ये सब दिखता है। क्यों नहीं, जब अडानी का इतना घोटाला हुआ, हिंडनबर्ग ने खुलासा किया, उसके पहले से ही मालूम था। हमारे देश के कुछ जर्नलिस्ट थे तो वो अडानी को एक्सपोज करते थे। अडानी का जो कोयला घोटाला है वो भी बहुत बड़ा घोटाला है। इंडोनेशिया का कोयला आता था तो समझ लीजिए थे कि 1,000 रुपया क्विंटल कुछ जैसे रेट होगा, 1,000 रुपये टन, और वहां से आते आते इंडिया में जैसे ही पोर्ट में पहुंच गया तो 2,000 रुपया दुगना हो गया दाम। तो ये कहां से जादू होता था? तो ये सब बड़े बड़े घोटाले। और न सेबी कुछ करेगी, न ईडी सीबीआई कुछ करेगी, और अडानी आराम से कर रहा है अपना धंधा, काला धंधा। और मोदी जी जो है वो ऊपर से उसके ऊपर हाथ, सीट के ऊपर हाथ रखे हुए कि तेरे को तो कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तो ये सब चल रहा था मामला। तो ये एक तो बिजनेस वाले ये सब घोटाले, बड़े बड़े घोटाले। और दूसरे तरफ जो नेताओं के ऊपर में बोले कि ये जो घोटालेबाज नेता है तो उनपे कार्रवाई हो रही थी। तो महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से ईडी सीबीआई लगी हुई थी। तो महाराष्ट्र में क्योंकि पहले उद्धव की सरकार थी, उद्धव ठाकरे की, तो उसको तोड़ना था। तो वहां पर जो अनिल देशमुख थे गृह मंत्री, उनके ऊपर, उसके बाद में ये एकनाथ शिंदे जो अभी मुख्यमंत्री है उनके ऊपर, और भी जो नेता थे बड़े बड़े, अजीत पवार हो गए और छगन भुजबल हो गए,
तो बड़े बड़े नेता सब पे ईडी सीबीआई का कार्रवाई चालू था। उसके बाद में क्या हुआ, तो मोदी जी बोले कि ये जो अजीत पवार है तो ये 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया है। एक दिन भोपाल में मोदी जी बोले और तीसरे दिन मालूम चला कि अजीत पवार तो मोदी जी के साथ में आ गए, अपने चाचा को दगा दिए, धोखा दिए और अब पार्टी तोड़ दी। ऐसे ही एकनाथ शिंदे जो था, तो पहले तो वो शिवसेना में था, उद्धव ठाकरे की सरकार में, तो वो दगा दिया, अपना गुट बना लिया और उसके बाद में सरकार तोड़ दिया। तो उसके बाद में आप देखें तो अजीत पवार के केस आप देखते होंगे, खबर आती होगी कि उसका बड़ा सा 9,000 करोड़ का जो केस था, उसमें पुलिस को दस्तावेज ही नहीं मिले तो केस बंद हो गया। दूसरा ऐसे ही कुछ घोटाला था तो उसमें भी जो है केस नहीं चला, बंद हो गया। तो ऐसे आप देख रहे हैं ना, तो जब तक वो विपक्ष में थे तब तक तो बड़े बड़े केस चल रहे थे, छापे पे छापे पड़ते थे। जैसे ही बीजेपी के साथ में आ गए तो सब बंद, केस बंद हो रहे होते यार। ये देख रहे थे पूरे देश में आया था। आसाम का जो हिमंता बिस्व शर्मा जो सीएम है, तो उसके इतने बड़े बड़े घोटाले थे, जब घोटालों का आरोप था जब वो कांग्रेस में था, और जैसे ही वो बीजेपी में आ गया तो सब साफ, कुछ नहीं। बंगाल में भी आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी, उसका वीडियो था सामने कि पैसा घूस ले रहा है, पैसा साफ। और जब बीजेपी में आ गया तो सब मामला रफा दफा हो गया। पूरे देश में ऐसा एक तरह से वो दिखा कि जो भ्रष्ट थे तो वो सब मोदी जी के साथ में आ गए, वॉशिंग मशीन में धुल गए और उसके बाद में वो बढ़िया मलाई खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं। एक तो नेता था महाराष्ट्र में, उसने यहाँ तक कर दिया था कि पहले वो मतलब विपक्ष की पार्टी में था, तो बोला कि पहले मुझे नींद नहीं आती थी, जब से भाजपा में आ गया हूँ तो चैन की नींद सोता हूँ, कोई टेंशन नहीं, ईडी सीबीआई किसी का कोई टेंशन नहीं। तो ये हाल है। और जो दूसरे नेता है जो एक्चुअली ईमानदार नेता है, तो उनके ऊपर भी मोदी जी ने ईडी सीबीआई लगाया, जेल भेज दिया। लेकिन हुआ क्या, तो वो धीरे धीरे करके अभी आपने देखा कि सब छूटते जा रहे हैं। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चाचा बड़े बड़े नेता, कई समझ लीजिए कि जो पार्टी ही चलाते थे वही बड़े बड़े नेता सब जेल में चले गए थे। केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, तो सबको जेल में डाल दिया था कि इन लोग शराब घोटाला किया हुआ है, ईडी और सीबीआई का केस चल रहा है। लेकिन जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो मालूम चला कुछ भी नहीं है, तो सब छूट गए। अब केजरीवाल भी छूट गए। तो ये पूरा आप देखिए घटनाक्रम तो क्या बताता है कि जो असली घोटालेबाज थे वो बीजेपी में आके चैन की बंसी बजा रहे हैं, क्योंकि वो ईडी सीबीआई आईटी से डर गए थे मोदी जी। और दूसरी तरफ जो नेता डरे नहीं, जेल गए और उन्होंने मोदी जी के सामने घुटने नहीं दिए। तो नतीजा आप देख रहे हैं कि वो घोटालेबाज नहीं थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। अब ये बोलते हैं कि ये तो सिर्फ जमानत मिला है, अभी तो केस चलेगा, तो सही चलेगा केस। लेकिन अब केस में क्या बच गया, जो ईडी का मामला होता है तो उसका कानून अलग है, आपको पता है कि वो तो पहले ही आपको मुजरिम करार देंगे, आरोपी नहीं मुजरिम, सीधे जेल में डाल देंगे। और उसके बाद में आपको सिद्ध करना है कि आप मुजरिम नहीं हो, है ना। ईडी का केस जो पीएमएलए जो केस है ये ऐसा ही है, इसीलिए बेल नहीं मिलता। तो वहां पर तो आपको सबूत पूरा दिखाने पड़ते हैं। तो जो ईडी है वो सुप्रीम कोर्ट में दिखा नहीं पाई कि जो तार जुड़ने चाहिए कि सही में घोटाला किया था, पैसा की हेराफेरी की थी, तो वो तो ईडी दिखा नहीं पाई। 2-2 साल मनीष सिसोदिया 2 साल से ज्यादा जेल में रहे। तो ये जेल में बस इसलिए रखा हुआ था, बोलते थे कि अभी केस हम तफ्तीश कर रहे हैं, अभी भी हम जांच कर रहे हैं। तो जांच कब तक करते रहेंगे, जेल में पड़ा रहे कोई।
तो सीधी सी बात है कि फिर उनको बेल भी मिला है और केस जो है वो उसमें कुछ दम नहीं है, क्योंकि वो जब साबित ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई पैसा का हेर फेर किसी ने किया है। अब पैसा का हेर फेर दिखा देंगे सही में कहीं हुआ होगा, लेकिन किसने किया है ये तो नहीं दिखा पा रहे। तो दिल्ली के चारों जो बड़े नेता थे छूट गए आम आदमी पार्टी के। झारखंड में हेमंत सोरेन जो है वो छूट गए। और भी जो ईडी सीबीआई के जो केस चल रहे थे तो उसमें कुछ हुआ नहीं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इतना, और कांग्रेस के नेताओं को इतने बार ईडी ने पूछताछ के लिए मिला, कुछ नहीं मिला। और उधर ही लालू यादव के परिवार को वहां कुछ नहीं मिला। तो सबका मतलब कि निचोड़ ये है कि मोदी जो बोलते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो यहाँ पे ऐसा था कि जो खाता है वो मोदी जी के साथ में आता है और जो नहीं खाता है उसको मोदी जेल में भेज दिए थे, लेकिन वो एक्चुअली सही में नहीं खा रहा था, इसीलिए वो छूट गए सर। तो मोदी जी तो उल्टा मतलब ये कर रहे हैं कि मैं खाऊंगा और दूसरों को जबरन जेल भेजूंगा, ये मोदी चला रहे थे। यही जो है वो जनता भी देख रही है। तो घोटाले के जो आरोप है वो तो पहले भी होते थे। कांग्रेस के जमाने में तो बड़े बड़े जो घोटाले का आरोप लगा था, वो कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, तो उसमें तो कांग्रेस ने सफाई मतलब जो नेता जो भी जिनको आरोप लगता है तो उनको तो जेल भेज देते। और उसके बाद में फिर सुनवाई हुई है, उसके बाद मोदी जी को ही छोड़ना पड़ा उन लोगों को, क्योंकि उनको कोई केस उनके ऊपर कोई सबूत नहीं मिला, तो सब छूट गए। लेकिन अब जब मोदी जी जाएंगे और फिर कार्रवाई होगी तो सबसे बड़े घोटालेबाज तो मोदी जी। अभी ही इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको पकड़ लिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो तो गैर कानूनी था और वो मोदी जी करा रहे थे। और उसके बाद में जो बाकी भी जो ये जितना मोदी कर रहे हैं घोटाले, तो अभी सब की फाइलें बनेंगी, मोदी अब जाएंगे और सबका ये होगा। तो सबसे बड़े घोटालेबाज मोदी जी हैं। नोटबंदी और ये जो गब्बर सिंह टैक्स मोदी जो लाए तो ये भी तो घोटाले थे ना। नोटबंदी तो सबसे बड़ा घोटाला। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है ये, और सही में था, क्योंकि इतना मतलब नुकसान हुआ पूरे देश को। तो वो नुकसान जो है जनता का हुआ था, छोटे छोटे लोगों का हुआ था। और उसी में आपने देखे ही होंगे कि अडानी और मोदी के मित्रों का फायदा हुआ था। तभी तो अडानी और मोदी के मित्र जो है वो इतने बड़े बड़े हो गए। दुनिया के सबसे बड़े रईसों में अगर आप देखें तो ये मोदी जी के दोस्त लोग हैं, जो 10 साल में इतने फल फूल गए कि एकदम बड़े बड़े रईस बन गए। और दूसरी तरफ जो जनता है वो गरीब होती जा रही। तो इसका जो है खामियाजा भी मोदी जी भुगते हैं। तो 2014 का जो लोकसभा हुआ तो मोदी जी का विश्वास अब खत्म हो गया कि 10 साल मोदी जी का राज रहा, लेकिन मोदी जी ने सब गलत काम किए, एक भी अच्छा काम नहीं किया। तो देश को एकदम बदहाल कर दिया। भले डुगडुगी मोदी जी पीटते रहे कितना भी, लेकिन सच्चाई यही है। और इसीलिए अभी जो पार्टियां मोदी तोड़ने की कोशिश किए थे तो वो टूटी नहीं। आम आदमी पार्टी नहीं टूटी, अभी भी आज भी आम आदमी मजबूती से खड़ी है। झारखंड में जो हेमंत सोरेन की पार्टी है उसको तोड़ने की कोशिश की है तो नहीं टूटी है। उसमें सिर्फ एक चंपई सोरेन टूटे, बाकी उनका खास कोई वजूद नहीं, उनके साथ में कोई गया ही नहीं। एक भी विधायक को नहीं ले पाए चंपई सोरेन, सबके सब जो है वो हेमंत सोरेन के साथ में ही टिके हुए हैं। और भी मोदी जी ने तोड़ने की कोशिश करी, जैसे कि लालू यादव की पार्टी को, तो वो भी नहीं टूटी। अब बल्कि अभी जो चुनाव परिणाम अब आ रहे हैं तो वो मोदी जी के खिलाफ आ रहे हैं, विपक्षी दल मजबूत होते जा रहे हैं। और वजह वही है कि मोदी जी की गलत कामों की वजह से बीजेपी कमजोर होती है। और जो विपक्ष है, जहां जहां पर जो नेता नहीं टूटे थे, जो बदमाश थे, वो तो बीजेपी के साथ में आ गए, उनका नुकसान हो रहा है। लेकिन जो नेता ईमानदार थे, टिके हुए अपने पार्टी के साथ में,
तो विपक्षी पार्टियों का परफॉर्मेंस अच्छा होता जा रहा है चुनाव। तो आगे भी देखिए तो यही होगा कि मोदी जी का ग्राफ और नीचे जाएगा, बीजेपी और नीचे जाएगी, चुनाव सभी हारेंगे और धीरे धीरे करके बीजेपी मुक्त भारत बनेगा।